और के लिए उत्तराखंड आ गए हैं, तो भारत भ्रमण चल रहा है पढ़ाई में भी। तो आपने बीए और एमए दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी किस कॉलेज से? गार्गी। गार्गी। गार्गी कॉलेज। हाँ, एमए मेरा एमआईटी से था। वेरी गुड। केंद्रीय विद्यालय से की है, जैसा कि हमारे कृष्णकांत भाई की भी हुई है। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस से किया के बोर्ड से किया, और जो मेरा यूजी और पीजी है वो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किया, और मैं अभी पीएचडी में हूँ। की रहने वाली हूँ। मैंने 10th और 12th जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रपुर से किया है। उसके बाद मैंने बीबीए किया है, वो मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद जो एमए है सोशियोलॉजी से, वो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से किया। आप हमें बताइए राहुल, जेएनयू की क्या खास बात अच्छी लगी जो और जगह नहीं? तो बताइए आप, सर जामिया में क्या खास बात है? मैं जो मेरा फेवरेट चीज़ था वो डिस्कशंस था, जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता था। दिल्ली जब आप गई तो आपको पछतावा नहीं हुआ कि दिल्ली जा रही हो और जाने के बाद और लगा कि गलत जगह फंस गई हो? नहीं सर, ऐसा फील हुआ आपको? जब मुझे थोड़ा डर लगा था, क्योंकि दिल्ली के तब बहुत केसेस आते थे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है दिल्ली में, तो वो एक फियर था कि दिल्ली में जाएंगे तो कैसा होगा, और अब अकेले रहना है। तो जैसा कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कि जैसा राहुल भाई ने भी कहा कि हम लोग मतलब जो यूथ है वो डिस्कशन नहीं करता है, और एक्चुअली कर भी रहा होता है। तो जैसे अगर डिस्कशन कर भी रहे होते हैं तो ज़्यादातर हम फ्रेंड्स के पास बैठे होते हैं। अगर सपोज कि मेरे पास आई हैव 10 फ्रेंड्स, तो उसमें से 2 ही लोग ऐसे होंगे जिनके साथ मैं डिस्कशन करूंगा तो हम सीरियस बात कर रहे होंगे करियर को रिलेटेड। बाकी जो मेरे 8 फ्रेंड होंगे उनके साथ मोस्टली अगर हम कुछ सीरियस टॉक कर भी रहे होते हैं तो वो एक जोक में कन्वर्ट हो जाता है। जिप में थे, फिर थोड़े टाइम बाद दूसरे में जा रहे हैं, मतलब एक इमोशनल जो टाइम होता है, एक इमोशनल वो होने का, कनेक्ट बनाए, एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने का, वो नहीं कर रहे हैं लोग। जैसे एक स्पीड डेटिंग वाला सीन चल रहा है कि हाँ यहाँ पे एक डेट किया फिर डेट किया, एक तरीके से एक कंपटीशन बना दिया है कि जो ज़्यादा डेट कर रहा है प्रोबेबली वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया या वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आज के उसमें ट्रेंड। इन दोस्तों, आज हमारे साथ में युवाओं की टीम है पूरी, और ये सब रिसर्च स्कॉलर हैं, काफ़ी क्रिएटिव हैं, अपने फील्ड के माहिर हैं। इन सब का एक एक करके हम अभी परिचय लेंगे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं युवाओं से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे, चिट चैट होगा, कुछ सीरियस बातें होंगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो मेरा नाम सर राहुल तंवर है। बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा, कहना पड़ता है। हाँ, जोर से बोलिए जी। और मैं इंजीनियर हूँ। वेरी गुड। पीसीएमबी वाला बच्चा हूँ, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी वाला स्टूडेंट हूँ। डन मैं इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं फिर यूपीएससी में गया। यूपीएससी में भी इंटरव्यू दिया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मास्टर्स की जेएनयू से, मास्टर्स में इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल जेएनयू से किया। कहाँ रहती हॉस्टल में थे आप? मैं सर ताप्ती हॉस्टल। वेरी गुड। ताप्ती में स्ट्राइकों में भी सब डंडे खाए मैंने तो। अच्छा, डंडे का आप एक्सपीरियंस सब बताएंगे, क्योंकि जेएनयू का दिल्ली का एक्सपीरियंस बच्चों को चाहिए ही। बहुत दिन। और उसके बाद में सर फिर यहाँ पे आके गंगा ढाबा वगैरह तो काफी। हाँ सर गंगा ढाबा हो गया, बाकी के जितने भी है, ब्रह्मपुत्र हॉस्टल हो गया। जेएनयू खुद इतना बड़ा है कि उसमें और 2-2.5 किलोमीटर की तो खुद अंदर के ड्राइव है। हाँ बिल्कुल। तो उसमें हम दिन रात में घूमते रहते थे। आप तो आए होंगे सर, पीएस सर तो आए होंगे, पार्थ सर फिर ऑफिस में। तो हम लोग जेएनयू की बहुत रोचक बातें भी जानने की कोशिश करेंगे आगे। आप दिमाग में रखिएगा क्या क्या खास बात है जेएनयू का, बहुत ध्यान। ठीक है, आप अपना परिचय दीजिए। हेलो सर, मेरा नाम हैदर अली है, और मैंने अपनी जो स्कूलिंग करी है वो 10th तक तो हरिद्वार में ही की है सर, सीबीएसई स्कूल से, एक प्राइवेट स्कूल से यहीं पे। फिर उसके बाद मैंने 11th एंड 12th अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया सर। फिर मैं मास मीडिया किया मैंने, बैचलर्स जामिया मिलिया इस्लामिया, और मास्टर्स इन सोशियोलॉजी जामिया सेल्फ अगेन। बहुत बेहतरीन। तो 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है जी सर। और दिल्ली वाला कल्चर भी आपके पास है जी तो, सर। क्योंकि दिल्ली भाई ऐसा है ना, सेंटर है, तो युवाओं के लिए बड़ा वो अट्रैक्टिव प्लेस होता है एकेडमिकली। जी तो दिल्ली का क्या कल्चर है, दिल्ली के पढ़ाई में और रीजनल जो यूनिवर्सिटीज है उनकी पढ़ाई में क्या फ़र्क है, ये भी बताना है आपको आगे। जी श्योर। मेरा नाम कृष्णकांत कुनियाल है। मैं वैसे ओरिजिनली मैं चमोली गढ़वाल का रहने वाला हूँ,
1 to 10 मेरी एजुकेशन वहीं केवी में से ही हुई है, फिर 11-12 के बाद से देहरादून में ही हूँ। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब डीबीएस और डीएवी पीजी कॉलेज यहीं से हुआ है, और फिर बीएड भी किया हुआ है। बीएड यहीं से, बीएड भी उधर भी यहीं एचएनबी से ही किया है। उसके बाद अब पीएचडी में एनरोल हुआ। सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का बहुत खुशी की बात है। चमोली जानते ही हैं, फूलों की घाटी, और ये भी बहुत मशहूर है। और एक चीज़ और अच्छा लगा आपका, जो केवी में लोगों का पढ़ने का सपना होता है। मैं केवी में पढ़ा तो नहीं, लेकिन मैं केवी में कैरियर काउंसलिंग करता हूँ, जाता रहता हूँ और बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता हूँ वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे। आप बताओ। मेरा नाम ज्योति है और मैं राजस्थान से हूँ। मेरी स्कूलिंग राजस्थान से हुई है और ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली से। और के लिए उत्तराखंड आ गए हैं, तो भारत भ्रमण चल रहा है पढ़ाई में भी। तो आपने बीए और एमए दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी किस कॉलेज से? गार्गी गार्गी कॉलेज। हाँ, एमए मेरा एमआईटी से था। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। तो आपने आप बताओ, अपना परिचय दो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक सिंह राणा है और शायद आपने पहले भी मुझे इस चैनल पे देखा हो सर के साथ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैं नानकमता से हूँ, जो कि उत्तराखंड में ही है। मेरी जो भी एजुकेशन थी, स्कूलिंग, वो मैंने केंद्रीय विद्यालय से की है, जैसा कि हमारे कृष्णकांत भाई की भी हुई है। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस से किया, नानकमता में ही। और अब मैं इंग्लिश में पीएचडी करने के लिए यहाँ पे हूँ इस कॉलेज में। हेलो सर, हेलो आप एवरीवन। नैनीताल से पढ़ाई किया है ना आपने? नैनीताल बहुत अच्छी जगह है। हिंदुस्तान में दो जो है ना टूरिस्ट प्लेस, शिमला, नैनीताल और मसूरी, 3 बहुत मशहूर है। तो ये नैनीताल जानते हैं, मतलब लोग नैनीताल का नाम सुन के ही मतलब कहेंगे कि ये लड़का नैनीताल से एमए किया है। बहुत बड़ी बात है ये। सर, रुचि। मेरा नाम रुचि सैनी है और मैं रुड़की से रहने वाली हूँ। और मेरी जो 10th और 12th तक की एजुकेशन है वो मैंने यूके बोर्ड से की है, और जो मेरा यूजी और पीजी है वो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किया। और मैं अभी पीएचडी में हूँ, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। रुचि जी, पता है ना आपको? हाँ प्रदीप। मेरा नाम प्रदीप है और मेरी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन है वो चमोली से हुई है ग्रेजुएशन तक, और मेरा पीजी डीवी कॉलेज देहरादून से है, और अभी मैं फ़िलहाल पीएचडी कर रहा हूँ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से। बहुत बेहतरीन। आपको पता है डीएवी देहरादून काफ़ी नामी है, और इसका अपने हिंदुस्तान में काफ़ी नाम है डीएवी का। और इसने बहुत एकेडमिशियन और आईएएस, पीसीएस, हर फील्ड में बहुत माहिर लोग ऑथर दिए हैं। मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैं उधम सिंह नगर की रहने वाली हूँ। मैंने 10th और 12th जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रपुर से किया है। उसके बाद मैंने बीबीए किया है, वो मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद जो एमए है सोशियोलॉजी से, वो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से किया है। बहुत बेहतरीन। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ अफरोज सर के अंडर में, इसी कॉलेज से, एसडीएम। आपका सबसे रिमार्केबल ये लगा मुझे, आपने जवाहर नवोदय विद्यालय से जो 10th किया है, 10th और 12th दोनों किया है। 10th और 12th दोनों किया है। ये बहुत लोगों का सपना होता है। हमने तो सिर्फ कागज किताब में ही पढ़ा है जवाहर नवोदय विद्यालय, और न जाने का कभी वहाँ पे हमें मतलब संजोग हुआ। तो जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और एक और विद्यालय है, क्या नाम है? आर्मी। हाँ, आर्मी स्कूल होते हैं ना जो, नहीं? वो तीनों बहुत मशहूर है हिंदुस्तान में। इन तीनों के लड़के ना बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। तो चलिए विषय से रिलेटेड बातें करनी है आज। आप हमें बताइए राहुल, जेएनयू की क्या खास बात अच्छी लगी जो और जगह नहीं है? So I think so simplicity. सिंप्लिसिटी। किस तरह की सिंप्लिसिटी, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। Simplicity in the form of कि like if you wants to take any lecture, like मुझे अगर किसी इकोनॉमिक्स पे लेक्चर लेना है या फिर ज्योग्राफी पे लेक्चर लेना है, तो मैं किसी भी डिपार्टमेंट को होकर किसी भी प्रोफेसर के क्लास में जा सकता हूँ। लाइक वी यूज टू डू दैट कि कई बार निवेदिता मैम आती थी, उनका लेक्चर होता था तो भीड़ लग जाती, मतलब क्लासरूम में बैठने की भी जगह नहीं होती थी। इवन क्लास के बाहर भी बच्चे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेक्चर ले रहे हैं, और नॉर्मल सिर्फ एक कैसा डिस्कशन चल रहा है, टॉपिक चल रहा है। बिल्कुल। लाइक दैट, मतलब और इस तरह की बैठक जेएनयू में बहुत होती है। हाँ सर, होती है ना, हाँ। हर जगह होती है। चाय की दुकानों में होती है, एक कॉफी शॉप में होती है,
दिल्ली दिल्ली के कल्चर में क्या खास बात है? सर जामिया के बारे में बता सकता हूँ, और वैसे दिल्ली का भी मेरे पास जामिया 5 साल का काफी एक्सपीरियंस। आईएएस दे रहा है पिछले 3 सालों से और नंबर 1 पे जा चुका है। तो बताइए आप सर मुझे जामिया लगता में है क्या खास जामिया बात है? में जो मेरा फेवरेट चीज़ था वो डिस्कशंस था। जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता था, जब भी कैंटीन पे हम होते थे या फिर कुछ भी बाहर क्लासेस के अपार्ट भी, अगर तो वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन वो बहुत मज़ेदार था। कुछ भी किसी भी चीज़ को लेके वही मुझे सबसे ज़्यादा मेंटली स्टिमुलेटिंग लगता था वहाँ पे। वो मेरे लिए मेमोरेबल है। और युवाओं से रिलेटेड और कुछ ऐसा एंजॉयमेंट से रिलेटेड भी तो फ्री बताइए। फील होता है सर दिल्ली में। जामिया कुछ ज्यादा फ्री नहीं है? मेरे लिए तो सर बहुत अच्छा था। मुझे लगा सर जो मेरी फाउंडेशन जो शेप करी है वो जामिया ने करी है, तो जो मैं फील करता हूँ आज, इतना फ्री फील करता हूँ अपने लिए भी, अगर मैं इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाता हूँ तो समवेयर एक इंस्टीट्यूशन का है पेरेंट्स के बाद। जामिया को लोग बहुत ही मॉडर्न मानते हैं, जो जामिया को जानते हैं अदर जी। यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि जामिया में लिबरल बहुत ज्यादा है जामिया। हाँ सर। तो सर मुझे लगता है कि लिबरल है, वाकई आइडियोलॉजी के मामले में बहुत लिबरल है, क्योंकि मुझे सर कभी ऐसा नहीं लगा एज अ स्टूडेंट वहाँ पे कि मुझे अपने आप को रोकना है किसी चीज़ के लिए। तो वो बहुत एक फ्रीइंग एक्सपीरियंस है एक स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए। तो बहुत बेहतरीन वो चीज़। देखिए, जेएनयू के बारे में तो डाउट ही नहीं है कि जेएनयू भाई लिबरल है ही, लेकिन जामिया लिबरल है। और जामिया को जब विजिट करते हैं लोग तब उनको लगता है कि यार जामिया तो चीज कुछ और है, समझ रहे हैं, काफी लिबरल है। और आप बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए आप। सर मैं तो बीएवी से किया है। क्या खास लगा? क्लास होती है वहाँ पे? हाँ सर, क्लास वगैरह होती है, जिसको करनी है वो कर लेता है, इसको नहीं करनी वहाँ पे। लेकिन जामिया और जेएनयू में तो 110% करते हैं, वो बाहर से भी आके कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस वाले सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, हिस्ट्री वाले हिंदी पढ़ते हैं, वहाँ तो मतलब खड़े रहते हैं बच्चे। डीएवी का देहरादून में उत्तराखंड में अपना अलग चाम है। हाँ बिल्कुल, वहाँ भी काफी नेतागिरी के वजह से भी डीएवी जाना जाता है, और पढ़ने वाले भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं काफी नाम है। हाँ, कि नहीं है, वहाँ पे बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं। डिफरेंट वहाँ पे डिबेटिंग सोसाइटीज भी बनी हुई है, बहुत कल्चरल इवेंट्स भी बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, और अच्छा, एक पढ़ने लिखने का माहौल के साथ वहाँ, और दूसरा सब है, कॉम्बिनेशन है डीएवी है, मतलब और सब चीजें भी चलती है साथ सब साथ। चीज़ चलती है। आप हमको ये बताइए, डीएवी में जब आप बीए में थे तो आप अपने टीचर्स को पहचानते थे? आप ऑनेस्टली बताइए। मैं मेरा बीए सर डीबीएस से है, डीबीएस से है? हाँ। तो वहाँ तो पहचानते ही होंगे। एमए है वहाँ से? एमए के दौरान जब आपने सोशियोलॉजी से किया तो आप अपने टीचर साहब को पहचानते थे या एक आध को? जो हमको पढ़ाते थे उनको जानता था। सबको जानता था। ठीक है, वेरी गुड। ज्योति, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। दिल्ली जब आप गई तो आपको पछतावा नहीं हुआ कि दिल्ली जा रही हो, और जाने के बाद और लगा कि गलत जगह फंस गई हो? नहीं सर, ऐसा फील हुआ आपको? जब मुझे थोड़ा डर लगा था क्योंकि दिल्ली के तब बहुत केसेस आते थे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है दिल्ली में, तो वो एक फियर था कि दिल्ली में जाएंगे तो कैसा होगा, और अब अकेले रहना है। दिल्ली में इतनी बड़ी मेट्रो है, तो वो देख के मुझे से लगा था नहीं यार, मतलब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ जाना है मुझे। फिर डीयू के कॉलेजेस वगैरह देखे तो फिर ऐसा लगने लगा कि नहीं, बट फिर जब डीयू में गई तो मुझे से लगा दिस वाज द बेस्ट प्लेस, और यही मेरे लिए बना था। एंड मेरा जो भी शेप हुआ वो डीयू जाके शेप हुआ, पर्सनालिटी। सो डीयू में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई होती है, बहुत सारी अलग सोसाइटीज है वहाँ पे, डांस सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी, एंड वहाँ बच्चे इन सब सोसाइटीज में पार्ट लेके अर्निंग भी करते हैं। बिल्कुल। तो वो ओवरऑल पर्सनालिटी शेप करता है डीयू ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडी। अब वहाँ पे मेन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सारे, जैसे जेएनयू हो गया या जामिया हो गया, यहाँ पे भी टॉप क्लास के बच्चे आ रहे हैं, एंड डीयू में भी। डीयू में जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि डीयू में बेस्ट बात ये है कि फिर वो आपको पुश करता है, क्योंकि पढ़ाई वाले तो सारे 90s वाले ही आ रहे हैं, तो आप में अलग क्या है। तो डीयू की ये खास बात। ये बात आपने बिल्कुल सही की, मुझे अच्छा लगा। मैं भी विजिट किया हूँ चारों तरफ, तो डीयू में हमें ये बात बहुत खास लगी कि वहाँ पे बच्चे कुछ स्पेशल स्किल सीखते हैं। हाँ, और मतलब ऐसी स्किल ना जो अर्निंग हैंड हो, कुछ अलग डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ड्रामा है, ड्रामा सोसाइटी, ड्रामा सोसाइटी है, फिल्म है, हाँ। वहाँ पे अलग अलग कल्चर डेवलप है काफी। और फिर डीयू से पढ़े हुए लोग
फिर बॉलीवुड में भी गए हैं, अलग अलग जगह पे गए हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट स्टडी। स्टडी के अलावा आपको क्या करना चाहिए वो बिल्कुल। ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सिखाते हैं। एक्सपोजर बहुत है, हाँ। काफी बेहतरीन। विवेक, आप बताओ, नैनीताल में, नैनीताल का क्या आपको अच्छा लगा? नैनीताल की झील के चारों तरफ एकेडमिक माहौल कैसा है? अगर एकेडमिक उसके करियर की स्टार्टिंग करें तो पहली चीज तो स्कूलिंग से ही सब कुछ स्टार्ट होता है, तो हाँ। स्कूलिंग से बात करते हैं। जैसा मैंने बताया कि मैं केवी में था, केंद्रीय विद्यालय में, तो केवी का तो वैसे सबने अच्छा सुन रखा होगा कि मतलब कैसा स्कूल है, क्या जो टीचिंग वगैरह होती है, कितने अच्छे लेवल पे होती है। एंड ऑनेस्टली केवी में ही मतलब जाके फिर जो भी मेरी पर्सनैलिटी का जो इनिशियल डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि वो स्कूलिंग पे ही, स्कूलिंग टाइम पे ही होता है, तो वहाँ से ही मतलब जो भी डेवलपमेंट जैसा मैं अभी हूँ वो ऑब्वियसली वहाँ से ही स्टार्ट हुआ, तब जाके हुआ है। एंड मेनली मैंने जैसा पहले ही बताया था कि मेरा जो सब्जेक्ट था वो मैथ साइंस था, तो मुझे साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। अभी मैं आर्ट्स की फील्ड में हूँ, वो डिफरेंट चैप्टर है, बट उस टाइम पे था। एंड वहाँ मतलब जो क्यूरियोसिटी में जो मेरा क्यूरियस माइंड है, तो उसका डेवलपमेंट केवी की वजह से ही हुआ था। वहाँ की जो जैसा मतलब सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग, तो केवी का तो बहुत बड़ा मतलब रोल है इसमें। फिर अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के टाइम पे फिर हमारा पेंडेमिक भी आया था, तो उसकी वजह से भी काफ़ी फ्लो मतलब एक स्टडी का खराब हुआ था, तो उसका भी इफेक्ट पड़ा। बट ये है कि इस मेजर स्टडीज़ पे उतना कुछ चेंजेस नहीं आया। तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, नैनीताल में कैंपस में जाते थे आप? क्लास वाला होती? हाँ सर, क्लासेस तो रेगुलर मतलब होती थी, जाते भी थे, कई बार मिस भी करते थे, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ लाइफ ही है। तो क्योंकि मैं ये बात तो खास तौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू जामिया वाले से नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है। और चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। आप बताओ, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, आप अपने लाइफ का। सर जो एचएनबी यूनिवर्सिटी है कंपैरिजन टू स्टेट यूनिवर्सिटी, बट वो यूनिवर्सिटी अच्छी है। ये तथ्य बता रहे हो? यस सर। आपका अनुभव भी है? यस सर। आपने क्लास किया वहाँ जे? यस सर, रेगुलर क्लास होती है कहाँ? यहाँ तक की किस कॉलेज में? एसएसडी पीजी कॉलेज रुड़की। रुड़की में Yes, आपका था? मतलब अच्छा। टीचर्स तब पीछे लगे रहते हैं, हर एक्टिविटी के लिए वो फोर्स करते हैं ताकि हाँ मतलब बच्चे बाहर निकल के आए उनके, और ये मतलब आगे आगे कुछ तभी ऐसा तो है आप ही बाहर निकल के आए हैं। बहुत नहीं। बची। टीचर्स इतना फोर्स करते हैं, नहीं, प्रॉपर बहुत तरीके से क्लासेस देखिए, एक वगैरह खास होती बात है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है रुचि, कि ऐसी जगहों से जहाँ से आप सब लोग आए हो, एक्सेप्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया और जेएनयू, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। अलग लेवल पे संघर्ष है उनका, व्यक्तिगत हो जाता है समझ रहे हैं? क्योंकि देखो, माहौल मिल करके कुछ करना और माहौल नहीं मिल के कुछ करना, दोनों में फर्क है। ठीक है? दोनों के अपने पॉजिटिव हैं और दोनों के अपने नेगेटिव है। अगर माहौल नहीं है वहाँ पे, जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी है या जामिया है या जेएनयू है, वहाँ 95% अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन अब 5% एक्सेप्शन है। यहाँ उल्टा है, जस्ट रिवर्स कर दो। अब तुम ये बताओ कि वहाँ जा करके स्टेट यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में जा करके, जहाँ डीएवी टाइप के जो भी कॉलेज हैं, वहाँ पे जाके 5% में बनना, अब 95% में बनना कौन मुश्किल है? जाहिर सी बात है। तो आप लोग मतलब यहाँ तक जो भी पहुँचे हैं तो बहुत ही मेहनत करके पहुँचे। इसमें जैसे मैं अपने बारे में, मैं भी थोड़ा इसमें बताना चाह रहा हूँ एक चीज़। मैंने पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, स्टेट यूनिवर्सिटी है पूरे तौर पे। पटना यूनिवर्सिटी से थ्रू आउट हमने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, एमए, पीएचडी, नेट सब वहीं हुआ। और बीच में हम 1 साल जेएनयू में के इन्वायरमेंट में रहे। मुनीरका में मैंने रूम लिया था और 1 साल जेएनयू में ही रहते थे। जाना आना मेरा, पढ़ाई लिखाई जेएनयू में होती थी, खाना पीना भी जेएनयू में ही होता था। वहाँ पे जेएनयू में बाहर वालों के लिए कुछ टिकट वगैरह कटता है, कुछ पैसे का। जामिया में भी इस तरह की फैसिलिटी है, आप टिकट काट के खा सकते हो। तो मैं रहता था 10 बजे रात में बस आता था, मतलब 1 साल का मेरा एक्सपोजर है वहाँ पे। तो मेरा अपना पर्सनली क्या हुआ कि मुझे ना माहौल सब चीज़ ठीक लगा, लेकिन जो माहौल मुझे पटना में लगा वो माहौल मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। फिर मैं 1 साल के बाद वापस आ गया और अपने उन साथियों से जो मेरे जेएनयू में वहाँ पे थे, मैं वहाँ पे पटना में उनसे कम कभी नहीं रहा हूँ, मतलब रफ्तार में। तो कहने का मतलब ये है कि
एक चीज होता है इन्वायरमेंट, एक चीज होता है आपका अपना टैलेंट। जब मैं वहां गया था तो अपियरिंग में नेट क्वालिफाई करके गया था, तब भी मैं वहां पे बच्चों को बता रहा था जेएनयू में, और सब मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे बताओ नेट कैसे तैयारी कर। समझ रहे? क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं कि 100% अच्छे ही स्टूडेंट होते हैं, तो हर जगह की कुछ कमियां होती है, लेकिन सबसे जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में होते हैं वो बहुत संघर्ष करते हैं, उनको बहुत बच के चलना पड़ता है। उसी तरह आगे की लाइफ जो है आपकी, तो और कुछ अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस बताएं जिससे जो हमारी युवा है कुछ भ्रांतियों में हैं, कुछ मिसकॉन्सेप्शन में हैं, क्या लगता है उनको, आपको बताना चाहिए क्या क्या है, बताओ। मुझे लगता है कि बैठ के बात करनी चाहिए, युवाओं को डिस्कस करना चाहिए। यहाँ सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे बैठ के हम डिस्कस कर सकें, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस के अलावा सामने वाले का एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है। हो सकता है कि आप मुझे बहुत अच्छा गाइड कर दो, ये लगता है ऐसा। मुझे लगता है देखिए युवा की सबसे बड़ी कमी क्या है कि वो मतलब कभी भी कैरियर से रिलेटेड बातें वो करता ही नहीं किसी से। जो अनुभवी लोग हैं, जो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन युवा का सबसे बड़ा कैरियर की बात वो किससे करता है, युवा किससे करता है, आप बताइए। करियर की बात दोस्तों से ज़्यादातर करता है, जिनको कुछ खुद नहीं पता होता। हाँ जो सर मुझे लगता है युवा जो है ना कैरियर की बात करके रात भर जागता है। सर मेरे को जो लगता है पर्सनली, हाँ। जितना मेरे एक्सपीरियंस में जिन लोगों के साथ मैंने कांटेक्ट करा है, तो मुझे ऐसा लगता है युवा को ना प्यार की ज़रूरत है, दैट टू नॉन जजमेंटल लव। क्योंकि ना फैमिली उनकी बात सुन रही है, और फिर वो दूसरे लोगों में अपना एक सेफ स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, दैट इज लीडिंग टू देम चूजिंग अ फॉल्स पार्टनर जो उनके लिए नहीं होना चाहिए। तो वो एक कंफर्ट किसी गलत इंसान में अपने आप को अपना ढूंढने लगते हैं। तो वो जो जब उनको सर वो आई थिंक एक जनरेशनल जो गैप रहा है हमारे जनरेशन्स का, पेरेंट्स और बच्चों के बीच, क्योंकि पेरेंट्स इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते हैं अपने बच्चों के साथ, तो जाहिर है जब आपको बुनियादी तौर पे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो कंफर्ट हम बाहर ढूंढते हैं, तो वो हम क्रेव करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो वो लव इज़ अ वेरी बेसिक नेसेसिटी, आई फील एवरीबडी वांट्स इट। तो मुझे लगता है ये एक पॉइंट है कि अगर युवाओं को बिना जजमेंट के अगर उनकी बात सुनी जाए प्यार से, तो वो बताएंगे अब उनकी इश्यूज क्या हैं। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन युवा जो है ना लव का मतलब तो कुछ और ही समझता है। वो तो लव जो है युवा की नज़र में हिंदी फिल्म है, पर युवा को ये भी समझना है ना कि लव एंड केयरिंग किस तरह से होनी चाहिए। इसको मतलब युवा ऐसा नहीं लगता है कि खुल करके बात नहीं करता है, वो मतलब इस मामले में काफ़ी पर्सनल हो जाता है। तो जैसा कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कि जैसा राहुल भाई ने भी कहा कि हम लोग मतलब जो यूथ है वो डिस्कशन नहीं करता है, और एक्चुअली कर भी रहा होता है। तो जैसे अगर डिस्कशन कर भी रहे होते हैं तो ज़्यादातर हम फ्रेंड्स के पास बैठे होते हैं। अगर सपोज कि मेरे पास आई हैव 10 फ्रेंड्स, तो उसमें से 2 ही लोग ऐसे होंगे जिनके साथ मैं डिस्कशन करूंगा तो हम सीरियस बात कर रहे होंगे करियर को रिलेटेड। बाकी जो मेरे 8 फ्रेंड होंगे उनके साथ मोस्टली अगर हम कुछ सीरियस टॉक कर भी रहे होते हैं तो वो एक जोक में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो थोड़ा ऐसे हंसी मजाक में रहते रहते वो जो सीरियस टॉक रहती है वो टर्न हो जाती है मतलब जस्ट फनी वे में, मतलब जो सीरियसनेस रहती है वो खत्म हो जाती है। तो हम जिस चीज़ पर कोर बात करना चाह रहे होते हैं वो एक्चुअली कर नहीं पा रहे होते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से मतलब वो है। बिल्कुल जैसे कि इन्होंने हैदर भाई ने कहा कि जो वाला बात को थोड़ा एक्सप्लोर करो, एक से इमोशनल सपोर्ट की बात की, लव की बात की। तो अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में वो हो रखा है स्पीड डेटिंग। लोग क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं रिलेशनशिप्स में, एक रिलेशनशिप में थे फिर थोड़े टाइम बाद दूसरे में जा रहे हैं। मतलब एक इमोशनल जो टाइम होता है, एक इमोशनल वो होने का, कनेक्ट बनाए, एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने का, वो नहीं कर रहे हैं लोग। जैसे एक स्पीड डेटिंग वाला सीन चल रहा है कि हाँ यहाँ पे एक डेट किया फिर डेट किया, एक तरीके से एक कंपटीशन बना दिया है कि जो ज़्यादा डेट कर रहा है प्रोबेबली वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया या वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आज के उसमें ट्रेंड में। तो आज के टाइम ये सब भी बहुत ज़्यादा एक चीज़ है। नया कॉन्सेप्ट दिया। स्पीड डेटिंग कहाँ पे मतलब
ये टर्मिनोलॉजी है या टर्मिनोलॉजी आपने खुद ही नहीं, इस्तेमाल एक्चुअली किया? हमारी जेन जी की टर्मिनोलॉजी चल रही है। इवन इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो शायद मुझे पता भी नहीं होंगे। अच्छा। और मैंने कई बार पहली बार सुने तो मैं खुद शौक में था, ऐसी ऐसी मतलब तो terminologies स्पीड डेटिंग की स्पीड क्या है, मतलब रेट ऑफ स्पीड क्या है? वेल आज के टाइम पे तो आई थिंक जिसकी ज्यादा स्पीड है वो ज्यादा अपने आप को मतलब एक तरीके से ज्यादा अचीव्ड समझ रहा है। हाँ, ये भी चल रहा है आज के टाइम पे। मतलब कई कई मतलब हालात में, कई सिचुएशन में वो एक महीना एक दिन भी हो सकता है। कई वीक्स भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, कुछ डेज भी होता है, तो ये भी आजकल है एक्चुअली है टाइम में। स्पीड डेटिंग और क्या क्या टर्मिनोलॉजी है? और एक जो मैंने जो मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी थी वो थी बेंचिंग। बेंचिंग। बेंचिंग शायद सुनी होगी, बेंचिंग सुन रखी है। जो बेंचिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो जब मैंने सुना तो आई वाज रियली शॉक्ड। तो बेंचिंग का एक्चुअली जो प्रॉपर जो मुझे डेफिनेशन बताई गई जो है वो ये है कि सपोज कि आप एक रिलेशनशिप में हो, तो आपका एक रिलेशनशिप तो चल रहा है बट आपने एक बैकअप रखा हुआ है, तो आप उस पर्सन को बोलते हो कि वो बेंचिंग वाली उसमें है। तो ये वाला वो जो वर्ड था ये बहुत ही नहीं, मतलब ये बिल्कुल सही है आप पे। क्योंकि ये चीजें होती है। हाँ, ये बल्कि ये पेंचिंग नहीं, बल्कि मैं इसको कहूंगा ट्रेंचिंग। क्योंकि 2-3 बैकअप में रहते, ठीक है। उसमें क्या क्या कह रहे हैं कि युवा तो रात दिन इसी में लगा हुआ है आमतौर पे, और वो देख रहा है कौन सही है, कौन सा सुटेबल है सिचुएशन, और बाकी को वो क्या बोलते हैं, मतलब उसको हैंग करके रखते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या है, लॉन्ग टर्म में लॉस खुद का ही है, इमोशनल लॉस है, पढ़ाई लिखाई में लॉस है, कैरियर पे। दूसरी बात आपकी डिसऑनेस्टी है। एक न एक दिन होता क्या, कर्मा का जो सिद्धांत है उसमें आप जो कर्म करते हो ना वापस आपके पास आता है, ये सत्य है। तो अगर आप किसी के साथ डिसऑनेस्ट करते हो तो वो आपके पास वापस आता है। ये यहाँ पे अंजलि शर्मा इसमें काफी अच्छा है। अंजलि क्या है तुम्हारा, युवा क्या क्या करते हो? युवा फोन चलाते हैं आजकल बहुत ज्यादा, है ना। तो करियर के बारे में कब सोचेंगे, मुझे लगता है कि वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे जम करते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं। तो जब दिमाग में कुछ खाली होगा तभी तो वो कुछ और सोचेगा। अभी तो वो यही करते रहते हैं, किसने फोटो डाली है, किसने कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या ले रहा है, कौन सा मेकअप कर रहा है, कौन सी हेयर स्टाइल बना रहा है। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इन सब चीजों से लोग कि अब नेक्स्ट टारगेट हमें क्या है, कि हम अब अगले हफ्ते अगले महीने क्या शॉपिंग करनी है। तो अब यही सब सोचेंगे तो उसके बाद करियर के बारे में सोचेंगे ना। और ये जो बात चल रही है बाकी रिलेशनशिप की, वो सही कह रहे हैं, वो कर्म वाला सिद्धांत है। और एनर्जीज भी खराब होती हैं बहुत लोगों के साथ साथ अगर जाते हैं तो एनर्जीज भी खराब होती हैं। हाँ, मतलब अपनी एनर्जी, हम सबके साथ इन्वॉल्व होंगे तो हमारी एनर्जी प्योर नहीं रहेगी, तो उससे हमारे नुकसान है लॉन्ग टर्म में। हाँ, तो एट द एंड ऑफ द डे हमें कुछ रहेगा नहीं, हम उस दिन भी अकेले, हम आज भी अकेले, ऐसा हो जाता है। तो ये वो लॉन्ग टर्म के बारे में कोई सोचता नहीं है, वो शॉर्ट टर्म, वो कहते हैं इंजॉयमेंट के लिए सब चल रहा है, ठीक है। मतलब ये मिलेनियल्स का और ये जेनजीज का ये आजकल चल रहा है बहुत। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, तुमने क्या क्या एक्सपीरियंस हासिल किया युवाओं से रिलेटेड? युवा की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी नजर में? मेरे हिसाब से युवा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो जीना नहीं जानता है। जीना नहीं जानता है कि जीना नहीं जानता कि जिया कैसे जाता है। हाँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि हम ये कहते हैं कि युवा भटक रहा है, ये युवा का कोई एक सोच नहीं है, पर्टिकुलर कोई सोच नहीं है, या युवा सही डायरेक्शन में नहीं है। तो जब वो पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद वो युवा बना है, तो उसको डायरेक्शन देने का काम उसकी पिछली जनरेशन का रहा है। ये उसकी पिछली जनरेशन को उसको डायरेक्शन देनी चाहिए थी। तो जब पिछली जनरेशन ही सही नहीं है तो आगे वाली जनरेशन भी कभी सही नहीं हो सकती है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें, मतलब इसको तोड़ें कि आगे आने वाली जनरेशन हमसे बदतर ना हो, तो उसके लिए हमें खुद को सुधारना पड़ेगा। नहीं तो आने वाली जनरेशन भी कल यही कहेगी कि तो ये बात तो मैं मानता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूँ। अब युवा तो वहाँ रोड पे खड़ा है, तो उसी के लिए तो पॉडकास्ट बन रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे वैसे युवाओं को? ये बात तो सही है, नई जनरेशन तो अब उस युवा के लिए जो ऑलरेडी बर्बाद हो रहा है उसके लिए तो तैयार होगी नहीं, ठीक है। उसको क्या करना चाहिए और वो क्या क्या गलत कर रहा है, इन दोनों चीज को आप नोटिस कीजिए। उसको क्या करना चाहिए सही काम?
सर अगर वो युवा रोड पे है और अगर वो भटक रहा है तो मे बी उसमें से अधिकांश युवा इसलिए भटक रहा है कि उन्हें सही और गलत का पता नहीं है। क्योंकि उसकी जो सही और गलत की धारणा है वो उसको किसी के द्वारा बताई गई है ना, कि क्या सही है और क्या गलत है। अब अगर आप किसी भी एक टाइम पीरियड को ले लें तो हो सकता है उस टाइम पीरियड में वो चीज़ गलत रही हो, लेकिन आज के टाइम पीरियड में वो चीज़ सही है। तो अगर वो उस चीज़ से गुजर रहा है तो एक ही टाइम पर अगर वो दो चीज एक्सपीरियंस कर रहा है कि एक टाइम पे ये चीज़ सही और एक टाइम पे ये गलत है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि उसे क्या बहुत करना अच्छी चाहिए? बात आपने कही। इसमें मैं कहूँगा युवाओं के डोंट कंपेयर। अगर किसी के पास 3 रिलेशनशिप में है तो तुम भी 4 में मत आओ। तुम अच्छे इंसान बनो, ऑनेस्ट बनो, डिसिप्लिन बनो। इसलिए कहा जाता है डोंट कंपेयर, क्योंकि तुम्हारा कंपेयर किससे नहीं है। ठीक है, तुम अपने आप से कंपेयर करो कि तुम्हें उस माहौल में राम बनना है, श्री राम। नहीं सर, ये भी तो फिर सर, हाँ, ये भी तो फिर कंपेयर करना ही हुआ ना सर। जैसे आपने कहा ना कि आपको श्री राम बनना है, तो ये भी तो कंपेयर करना ही हुआ कि आप किसी को आइडियल लेके आप compare कर रहे हो। देखो, कंपेयर 2 चीज है। अगर अच्छी चीज से कंपेयर करते हो नहीं। तो आप प्रोग्रेसिव हो। नहीं सर, तो उसमें कंपेयर का यहाँ पे ये है कि कंपेयर करने से आप निगेटिव नहीं चले जाओ। कंपेयर बुरी चीज नहीं है। कंपेयर अगर आप अपने आप से करो या आप अपने से बेहतर लोगों से करते हो। नहीं, अब लेकिन कंपेयर में जनरली क्या होता है, हम निगेटिव प्रोसेस में चले जाते हैं, क्योंकि आप कंपेयर आप अपने बराबरी वाले से करते हो जो थोड़ा सा आगे पीछे है, तो वहां पे जो है ना आपका विजन बहुत छोटा होता है। कंपेयर बुरी चीज नहीं है, निगेटिव कंपेयर बुरी चीज है। समझिए इस चीज को। नहीं सर, इसमें अब जैसे जैसे फियर है, मैं कहता हूं डोंट फियर। युवाओं को फियर बुरी चीज नहीं है, लेकिन यहां पे जो फियर है वो फोबिया है। शेर से डरना चाहिए। शेर से अगर आप नहीं डरते हैं तो आपकी जिंदगी खतरे में है। आप बुरे आदमी से डरिए, बुरे आदमी से डरना चाहिए। डोंट फियर का मतलब आप अननेचुरल फियर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं, जो कि फियर का कोई रीजन नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति आपको बोले कि भाई हिस्ट्री डिपार्टमेंट में मत जाओ, वहां पे अच्छे टीचर नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, ये गलत है, ये फोबिया फैला रहा है। समझ रहे बात को? तो किसी भी चीज का 2 पहलू है, इसको समझ लीजिए। डोंट कंपेयर का मतलब निगेटिव लोगों से कंपेयर नहीं किया। कंपेयर में जनरली आप निगेटिव हो जाते हैं। डोंट फेयर का मतलब आप जनरली निगेटिव फेयर में चले जाते हैं। फियर अच्छी चीज है। नहीं सर, अगर जैसा आपने इसमें अभी कहा कि जो पॉजिटिव लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे कंपेयर करना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर आपने उस सिचुएशन को भी अगर आपने कभी समझा होगा या जाना होगा कि नहीं, हाँ, इंस्पायर्ड हो ना। थोड़ा मैं ठीक है कंपेयर वो। कर लेता हूँ। इसका एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये एक नॉर्मल ऐसा एग्जांपल है कि शर्मा जी का लड़का करके एग्जांपल चलता है, काफी मीम्स भी चलते हैं उस पर। हाँ। तो उस पर आपने कभी, अगर कोई लड़का है वो क्लास में टॉपर है, हाँ, वो तो एक मतलब कि कंपेयर करने के लिए, इंस्पायर होने के लिए परफेक्ट आइडल है। लेकिन उस चीज का प्रेशर उन बच्चों पे पूछो कि जो कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं, या अगर कोशिश करें लेकिन वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे, जो तो आपका साथी होता है ना, मैंने ये बात बोल दिया, जो आपका साथी है उससे कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि वो आपसे थोड़ा ही आगे है। आप 75%, जो जैसे आप मान लीजिए डॉक्टर अब्दुल कलाम है, आप उससे कंपेयर करके वैसे बन सकते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा मुझे बनना है, अभी मैं यहाँ पे हूँ। इसमें इंस्पायरेशन भी है और कंपेयर भी है। तो आपको वैसा बनना है तो कहीं ना कहीं जा करके आप अटकेंगे, कुछ ना कुछ बनेंगे। इसका मतलब ये है, कंपेयर इक्वल वाले से नहीं करना है। उसमें क्या होता है ना, आप फिर एक चक्र में फंस जाते हैं, नेगेटिव साइक्लोन में, और फिर आप जो है ना वही 5 नंबर आगे पीछे के चक्कर में, और जिंदगी भर जो है ना वहीं पे। मोहल्ले वाले से नहीं करना है कि ये मोहल्ले में 5वां क्लास में सोनू पढ़ रहा है और 5वां में मोनू पढ़ रहा है, वहां पे कंपेयर की बात होती है। कंपेयर और आप इंस्पायर्ड होइए, वो जरूरी है, लेकिन वो आपके पर्सपेक्टिव पे जैसे रिलेटिव डिप्राइवेशन का जो कॉन्सेप्ट है, रेफरेंस ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है, रेफरेंस पर्सन नहीं होगा। आपको क्रिकेटर बनना है तो यहां हम सिखाते हैं किसके जैसा बनना है, उसके जैसा आपको खेलना होगा। अगर आप इंस्पायर्ड नहीं है, आप किसी के जैसा नहीं बनना चाहते हैं, तो आप कुछ भी नहीं बनेंगे। क्योंकि आप किसी के, या तो आप आइंस्टीन बनेंगे, या तो आप वो बनेंगे जो अभी तक हुआ नहीं होगा, या आप किसी के जैसा नहीं बनेंगे। ये भी थ्योरी है। तो आपको किसी के जैसा बनना है। जैसे मान लिया आप एक कोई स्पीकर बनना चाह रहे हो, तो यार
पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कोई स्पीकर तो तुम्हें पसंद होगा ना, उसके जैसा आपको बनना है। लेकिन सर वो इसमें- उसके जैसा आपको, इसको बोलते हैं मॉडलिंग। हाँ हाँ, इसमें डिस्कशन की कोई बात ही नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब जैसे सोसाइटी क्या है, ये करना ही है, ये नॉलेज की बात है जो मैं बता रहा हूं। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ डिस्कशन। आपके पिताजी अच्छे हैं, उनकी बात को माननी है, वो कंपेयर नहीं, कंपेयर भी है, पिता जैसा बनना है, बोलते हैं ना लोग, पिता जैसा बनना है। इसमें मतलब इसमें कोई इफ बट है ही नहीं, वो लेना ही है इंस्पिरेशन। और कंपेरेटिवली इंस्पिरेशन का मतलब यू हैव टू बिकम दैट पर्सन। तो कंपेयर हो गया कि हम अभी इस माइलस्टोन को तय किया है, हमने 5% डॉक्टर अब्दुल कलाम बन चुके हैं जो वो करते थे, अभी 95% और जाना है, जैसे दिल्ली का सफर है। तो इसमें मतलब ये कोई डिबेटेबल नहीं है, आपको पिताजी को फॉलो ही करना है। पिताजी अच्छे हैं, उनके कर्म अच्छे हैं, उनके जैसा करना ही है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के जैसा करना ही है। यहाँ पे कोई कंपेयर वाली बात नहीं, करना ही है, ये कंपेयर राइट है। कंपेयर सिर्फ इक्वलिटी और नीचे वाले से कंपेयर नहीं करना है। अरे राहुल का तो नंबर कम आया है, मम्मी हमको कहाँ, हम तो अच्छे हैं। यहीं पे क्या हो जाएगा, आपके अंदर सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, समझ रहे। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम से कंपेयर करके ना इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आएगी ना सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। अगर आप बॉलीवुड में जाना चाह रहे हो तो बॉलीवुड के किसी स्टार को आपको मॉडलिंग करना पड़ेगा। मॉडलिंग कहते हैं जिसके जैसा आपको बनना ही है, उसके कोई एक तो होगा जो आपका इंस्पिरेशन होगा, और होता ही है रियल लाइफ में, इसे मजाक की बात नहीं है, समझ रहे हो। अब जैसे कोई बिरले ही होगा, मतलब न्यूटन जैसा, जो सोचता है मैं वो बनना चाहता हूँ जो अब तक नहीं हुआ है कोई, मैं एक ऐसा साइंटिस्ट बनना। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आपका मॉडल होगा आइंस्टीन, न्यूटन, एडिसन, कोई ना कोई होगा। मतलब ये कोई डिबेटेबल है ही नहीं। आपको अगर हिंदू धर्म को स्वीकार करना है तो सीता जैसी होना है, राम जैसे होना है, राम के आदर्शों पे चलना ही चलना है। बोलो। नहीं सर, मैं शायद कुछ अलग है, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों से सहमत नहीं हूँ इसमें। बताओ किस चीज से सहमत नहीं हो, बताओ। इसमें एक चीज बताओ, 2 × 2 = 4, आप इससे सहमत है? सर वो तो अब इक्वेशन है। सेम फैक्ट है वो, उस फैक्ट से आपको सहमत होना ही होगा, वो आपको सहमत होना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। नहीं सर, इसमें आप बोलो ना, फिर माइक को लेके बैठे क्यों हो, जो बोलना है बोलो, प्रोसीड करो। नहीं, मैं सुन रहा था। यस यस, प्रोसीड, आप अपने थॉट बताओ। नहीं जैसा कि मतलब आपने इसमें डिस्कशन हुआ था कि मतलब वो ये कहना कि किसी को देख के इंस्पायर हो, और किसी को मतलब तुलना आपको करनी पड़ेगी, कंपैरिजन आपको करना ही पड़ेगा। किसी से नहीं, किसी से नहीं, बड़े से, मैं ग्रेट लोगों से। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर आप इंस्पायर हो गए, कंपेयर कर रहे हो किसी ग्रेट पर्सन से, तो जैसे अभी आपने कहा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा बनना है, तो अब जितने भी ग्रेट पीपल हैं तो वो ग्रेट इसलिए हुए कि कभी वो कंपेयर उन्होंने किया नहीं, वो बने हैं। उन्होंने विदाउट कंपैरिजन के, उन्होंने कभी उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति था नहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने जिसको देख के उसने कहा कि मुझे इस जैसा बनना है। ठीक है। फिर महावीर ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे इस जैसा बनना है, बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे इस जैसा बनना है। उन्होंने उस चीज़ में कोशिश की और उन्होंने कुछ जानने की उनकी अच्छा मतलब अंदर इच्छा थी या प्रेरणा थी, उन्होंने वो चीज़ जानी, तब जाके वो बुद्ध बने या महावीर बने। लेकिन हमने एक पैरामीटर फिक्स कर लिया कि हाँ बुद्ध तक है, बुद्ध के आगे कुछ नहीं है, ये आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन के आगे कुछ नहीं है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं हम रुक जाएंगे। हाँ, तो मैंने ये एक क्लू उसमें डाला है, शायद आपने नहीं सुना, कि अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें जो कोई नहीं किया, मैंने ये बात 3-4 बार बोला है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते अगर आप चाहते। लेकिन आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी लाखों लोग बन चुके हैं, न्यूटन की तो छोड़िए। नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर तो सिर्फ एक वो है ना कि मतलब आप एक स्टेटस है सोसाइटी का। हाँ। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर आपको लाइफ में एक लाइफस्टाइल दे सकता है, लेकिन अगर आप उस पद पे रह के अगर कुछ नया जानना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, सिर्फ वहीं तक सीमित ना रहे। हाँ। बताओ आपको और दिल्ली में क्या क्या लगा, वहाँ के युवाओं का क्या क्या मतलब स्टाइल है, वो और वो एंजॉय कैसे करते हैं, क्या है उनका तरीका? दिल्ली जो है सर वो मिक्स है। हाँ, दिल्ली में पूरे इंडिया का क्राउड रहता है, ठीक है। साउथ भी है, नॉर्थ ईस्ट भी है, नॉर्थ इंडियंस भी हैं, सब है।
तो सबका अपना अपना कल्चर है, लोग बाग चाहते हैं कि अपना अपना कल्चर एक पर्टिकुलर लेवल तक फोकस कर सकें या कुछ कर सकें। मतलब जब उनके ग्रुप बनते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी पता लगती है लोगों के साथ बैठ के कि भाई वो ऐसा सोचता है, वो ऐसा सोचते हैं। और सिर्फ दिल्ली में है, और बाकी फैशनेबल तो सर दिल्ली देखो शुरू से ही है, दिल्ली तो दिल वालों की रही है। हाँ ठीक है सर। आप हमें ये बताओ, वहाँ पे जेएनयू में लैंग्वेज का क्या बैरियर है? इंग्लिश ही बोलते हैं या हिंदी भी बोलते हैं? नहीं बच्चों सर, को बहुत कंफ्यूजन है जो जानना लैंग्वेज चाहते का तो कोई बैरियर नहीं है, मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूँ सर। वो हिंदी इंग्लिश हम दो ही लैंग्वेज सीखते हैं, मुझे ऐसा कोई फील हुई नहीं। नॉर्थ ईस्ट के जो हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, वो भी ट्राई करते हैं हिंदी में बात करने की। साउथ इंडियंस जो है वो भी मैंने मैक्सिमम देखे हैं हिंदी में बात करते हुए, इंग्लिश में बात करते हुए। तो मुझे लैंग्वेज का तो सर कोई हैं? बैरियर पूरी फ्रीडम है। ठीक है, आप बताइए, कुछ रोचक बातें बताइए। क्या दिल्ली में आपको क्या, दिल्ली के युवाओं का क्या खास? सर एज राहुल सेड, सब लोग बहुत मल्टीकल्चरल है दिल्ली, क्योंकि बाहर से हर जगह से, इंडिया के हर पार्ट से वहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते हैं। तो नॉट ओनली स्टूडेंट्स वहाँ पे सर, हर हर तबके के लोग वहाँ पे आते हैं। तो सर मिक्स्ड सा है एक, जिनको मतलब दिल्ली गिव्स स्पेस टू एवरीवन, जो भी जहाँ से आएगा उसको अपना स्पेस मिल जाता है वहाँ पे। तो क्योंकि हर तरह के लोग वहाँ आप अपने लोग चूज कर सकते हैं, हाँ, तो ये फ्रीडम आपको मिलती है वहाँ पे। सभी तरह के लोग हैं। हाँ, सब तरह के लोग हैं, तो ये फ्रीडम दिल्ली में चूज लेकिन, करने की चॉइस। बच्चे जो पढ़ते हैं, राहुल आपसे भी बोल रहा हूँ, वहाँ पे रात में पढ़ने का कल्चर ज्यादा है। क्या है आपका नजरिया? आप कितने बजे तक पढ़ते थे? सर पढ़ने का तो नहीं पता, बट रात तक जागने का कल्चर तो है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, रात में बहुत। लाइब्रेरी पूरे टाइम 24/7 रहती है, तो हाँ। 2 बजे तक लोग पढ़ते हैं। कुछ लाइब्रेरी के बहाने सर एक ऐसा होता है कि फिर वो चाय का कल्चर भी है वहाँ पे, कैंटीन चल रही है पढ़ते पढ़ते। तो आई थिंक वो थोड़ी बहुत पढ़ाई, थोड़ी बहुत मस्ती, थोड़ी बहुत डिस्कशन, तो वो एक कल्चर है। दिल्ली में तो एक चीज हमको बहुत पॉजिटिव लगी कि बच्चे वहाँ पे ना चाय के दुकान में भी डिस्कस कर लेते हैं, वो पढ़ाई ही हो जाती है। डिस्कशन वहाँ अच्छा खासा चलता है। हाँ सर, डिस्कशन कल्चर तो है सर। मुझे लगता है जहाँ पे जितने भी सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूशन, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट, वहाँ पे ये चीज़ रहती है, क्योंकि एक आपका एक माइंडसेट बन जाता है एक सर्टेन लेवल ऑफ डिग्री लेने के बाद। हाँ। तभी आप वहाँ पहुँचते हो तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टॉपिक निकल आएगा और डिस्कशन शुरू हो जाएगा। तो एक एलियन की तरह हम नहीं देख सकते इस चीज़ को कि हाँ दिल्ली स्पेसिफिक ऐसा कुछ है, पर जहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो जाहिर सी बात है टॉपिक कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाता है सर। फॉर एग्जाम्पल हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसी पॉडकास्ट में हमने कितने सारे टॉपिक्स को ले लिया है, रिलेशनशिप का ले लिया, थोड़ा बहुत युवाओं की प्रॉब्लम्स ले ली, अभी थोड़ा दिल्ली का कंपैरिजन कर लिया कि रीजनल लोगों के साथ किस तरह से डिफरेंट है दिल्ली। पर जो नहीं गए हैं उन लोगों के लिए एक ये है कि कन्वेंशनल आप तरीके से सोचते हो, वो आपको चेंज करने का मौका मिलता है। थोड़ा आप अनकन्वेंशनल बनते हो जब आप दूसरे तरीके के लोगों से बात करके एक्सेप्टिंग बनते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि आप अपना ईगो ड्रॉप करके आप बहुत एक्सेप्टिंग बनते हो कि हाँ मेरे ही इर्द गिर्द नहीं, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम नॉट द सेंटर ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो आपको एक खुला जो माइंड आपका खुलता है, तो वो आई थिंक वो सबसे बड़ी एक लर्निंग का स्टेपिंग स्टोन है। प्रैक्टिस मिलता है, समझो एक तरह से जब रियल आप- प्रैक्टिस होता है। बिल्कुल सर, जब आपका एक माइंड में ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सही प्रैक्टिस दिल्ली में है, बिल्कुल हाँ समझो। ये कह सकते हैं सर, हाँ, मैं समझता my हूँ examples. कोर है वो एक्सपीरियंस सॉरी। जी जी बिल्कुल। तो वो है सर। हाँ, और कुछ बताओ। विवेक के पास बहुत अभी कॉन्फिडेंस है। हाँ बताओ, स्मार्ट बॉय। सर बोलो। युवाओं की बात चल रही है तो मुझे ये लगता है हमारे देश में जो युवा डिस्ट्रैक्टेड है उसके पीछे एक तो वजह टेक्निकल है, वो ये है कि जो यूथ है वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज सही डायरेक्शन में नहीं कर रहा है। जैसे उसको जहाँ जो जैसे बीइंग ए स्टूडेंट मेरा काम होना चाहिए कि मुझे इतना पढ़ना है, मेरे एक सर्टेन टारगेट्स हैं मुझे सेट कर रखे हैं, तो ये टारगेट सेट करके मुझे ये गोल अचीव होंगे। लेकिन युवा डिस्ट्रैक्ट बहुत हो चुका है। उसका सबसे पहला एक मेन जो रीजन वो है, एक तो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट हो गया है हमारे लाइफ के ऊपर, कि सोशल मीडिया ही हमको इन्फ्लुएंस कर रहा है। हमारा बिहेवियर काफी हद तक सोशल मीडिया ने हमको एक डायरेक्शन में बांध दिया है कि जैसा हम ज्यादा शो ऑफ में बिलीव करते हैं कि प्रेजेंटेबल हमको
सोशल मीडिया पे लगना, क्योंकि और सोशल मीडिया वो एक पूरा फेक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो रियलिटी नहीं दिखा रहा है आपके पीछे आपके साथ क्या क्या चल रहा है, ये सोशल मीडिया पे नहीं आएगा। आप केवल वही दिखाओगे जो आप एक खुले में जा रहे हो, कहीं पे घूम रहे हो, आपने अपने रिलेशनशिप स्टेटस डाल दिए ऐसा वैसा, तो दूसरा भी उसको देख के वैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है और वो फिर अपने को देखता है यार ये तो ऐसे जिंदगी जी रहा है और मैं देखो यहाँ ऐसे डिप्रेशन में पड़ रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ। तो एक तो ये रीजन है जो यूथ है इस नेशन का, और इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो पूरा हमारे नेशन बिल्डिंग के ऊपर पड़ रहा है कि बीइंग अ नेशन, हम जो युवा है वो उतना कॉन्शियस नहीं है इस राष्ट्र की जो अवधारणा है, ये राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा। राष्ट्र जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है नेशन का, उसमें जो एक तो अभी इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो बहुत यूथ है। 25 प्लस का हमारा करीबन 30 या 40 मिलियन पीपल की एक 2011 का एक शायद ये डेटा है। हाँ, तो अगर हम अपने युवाओं के को जो इस देश का जो यूथ है उसके हाथ में प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देंगे उसको, तो इसका जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ेगा वो सीधे देश की ग्रोथ पे पड़ेगा और जिसका बहुत नेगेटिव असर बाद में हो सकता है, क्योंकि अगर यही पॉपुलेशन आगे आएगी तो वो किस तरह के डिसीजन लेगी, तो ये सोचने वाली बात है। अंजलि शर्मा बताइए, क्यों इतने परेशान क्यों हैं? सेम क्वेश्चन आई। सेम क्वेश्चन आ गया उसके। नहीं तो कुछ और बताइए आप। सेम नहीं, सेम ये क्वेश्चन तो काफी यस सर। फ्रिक्वेंसी वाली है। आप दूसरी बात बताइए, युवाओं को कोई रास्ता बताइए, कोई ऐसा आप पाथवे दीजिए भाई। सर उनको ज्यादा ये चीजें रटने पे फोकस नहीं करना चाहिए। क्या बात है, वेरी गुड। बुद्धिमान होना चाहिए, इंटेलिजेंट, वो तो वाइज होना चाहिए, इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए। तो अरे इंटेलिजेंट तो वही होता है ना कि जो याद कर ले रहा है सब कुछ, हाँ। और जो विस्डम होना चाहिए, मतलब तुम्हारा जो कहना है ना, हाँ। विस्डम होना चाहिए। पर वो बनेगा कैसे, प्रोसेस भी तो बता दो। हाँ सर कि अगर रात रात भर चैट करता रहेगा युवा तो विस्डम आप अभी तो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि एग्जाम देना है, इसलिए हमने ये याद कर लिया। ठीक है, अगर मान लो हम हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, चाहे पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, हमने आर्टिकल्स पढ़ लिया, हिस्ट्री में जो आए कैसा क्या क्या किया, हमने सिर्फ याद कर लिया कि हम पेपर में लिखना है, लेकिन हम उस पर सोचें कि हाँ कि ये ऐसे ऐसे हुआ था, लोगों ने इतना संघर्ष किया था, तब ऐसे बढ़े थे, तो हम उसके लिए और आगे क्या कर सकते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उनसे हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम इन बातों पे, मतलब होता है ना कि हम सोचने पे, जैसे बच्चों को बैठा के उनसे बातें करें कि अपने, जैसे आप कर रहे हैं कि अपने विचार दो, तो हम किसी क्लासरूम में 11-12 की क्लास में ऐसा हम बात करें, थोड़ा तो उनकी वो थोड़े विजडम की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर ये हर जगह ये प्रैक्टिस, सही बात आपने, हाँ। तो थोड़ा बहुत हमारे स्कूल में था, जहाँ मैं नवोदय में पढ़ती थी, तो वहाँ पे टीचर्स पूछते थे हमसे, और बीबीए में जब मैंने किया तो एक सर थे हमारे, वो इन सब बातों पे बातें करते थे। तो वो होता ना कि हम पढ़ रहे हैं, एक तो हम सिर्फ याद करने के लिए पढ़ लिया और हम एक अपना थॉट दे रहे हैं जी। एक हमारे सर थे, कहते कि रीड बिटवीन द लाइंस, कहते थे कि उसके बीच में तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। अब बीच में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन तुम समझ के आ रहे हो, वो ये कहना चाहते थे। तो हम उस पर अपना विचार देंगे, फिर विचार पे एक और विचार आएगा, तो उससे एक वो विचारधारा बनती है ना, तो उस पर फोकस करना चाहिए। हाँ, ये जो कल्चर दिल्ली वगैरह में खास तौर से है, तभी जी, युवा जो है ना डिस्कशन नहीं करती। इस तरह का मीटिंग, डिस्कशन, ये चीजें होना जरूरी है। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह में खास तौर से दिल्ली के कल्चर में ये शामिल है, तो वहाँ की युवा तो जागरूक है मोस्टली, तो वो कमियां हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट भी नहीं है बोलना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, मेरे हिसाब से डिसिप्लिन इज मस्ट। डिसिप्लिन होना चाहिए, अगर डिसिप्लिन है तो फिर हम चीजें ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम बैठेंगे और फिर किसी मुद्दे पे बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स जो युवा से रिलेटेड है आप लोगों को और हम दर्शकों को, वो हाँ बात कर सकते हैं, प्रॉब्लम पे बात करेंगे। कमेंट में भी दर्शक हमें बताएंगे कि किस बिंदु पे कोई ऐसा इश्यूज है, वो उनके नज़र से, जैसे कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट है 9th 10th 11th 12th के, बीए के, वो अपना मुद्दा रख सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के
मुद्दे होते हैं, पेरेंट बात नहीं मानते हैं, वो कुछ करना चाह रहे हैं, वो कुछ करना चाह रहे हैं, इस तरह का भी काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कमेंट में भी आप बताइए कि युवाओं के सही मुद्दे क्या हैं, और आपको अगर समय है तो आकर के यहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हैं, कोई भी है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर बात करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया।